हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसेंशियल रेडियोलॉजी। आज हम लोग एमसीआरई फॉर 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें नॉन टेक्निकल के 20 क्वेश्चंस और टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड। मतलब हमारा जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है उसका हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, दी हेग। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, विच कंट्री स्पेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा टाइम जोन रखता है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूएसए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? यंग से, ये तो चाइना का रिवर है, चाइना का रिवर है। अमेजन हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नील नदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मिसिसिपी, ये हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नदी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। नंबर 5 कह रहा है, विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। यानी कौन सा ऐसा दो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, चिले, रशिया, चाइना, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश से हम लोग लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम। तो सीपीयू क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू ही है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो कि कंप्यूटर को ऑन करने और ऑफ करने के लिए मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेंटेंस ईरर था। क्वेश्चन था, सी इज सीनियर देन मी। तो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस ईरर है, इसको सही करना था। हम लोग देन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देन का उपयोग हम लोग डायरेक्ट कंपेरिजन करने के लिए करते हैं। जैसे सी इज टॉलर देन मी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज सीनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 8 का है, वही सेंटेंस ईरर ही है, नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो कि करेक्ट वे में लिखना है। नाइदर जो है वो हमारा क्या है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आर का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ड प्रयोग होगा, जो कि इज होगा। तो नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, द वर्ड कोगेन मोस्ट नियरली मीन्स। मतलब कोगेन का मीन्स पूछ रहा है, तो कोगेन का मीन्स हो जाता है ठोस। ठीक है, और कन्विंसिंग का मीन्स भी हो जाता है ठोस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, ऑप्शन वीक का मीन्स हो गया कमजोर, कन्फ्यूजिंग मीन्स हो गया एक तरह से सोचने और समझने में दिक्कत आ जाता है, इमोशनल भावुक हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इंग्लिश का पैसेज था, तो ध्यान नहीं है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एएलयू। यानी कौन सा ऐसा मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है एएलयू के द्वारा। तो एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस। ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, डाटा स्टोरेज तो नहीं करेगा, डाटा इनपुट नहीं करेगा, प्रोग्राम एजुकेशन नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। यानी 7, 5, 31, 63 ये सीरीज है, इसमें से नेक्स्ट नंबर को डिटेक्ट करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 7, 15, यानी 7 को इंटू 2 कर दिए, प्लस 1 कर दिए, तो कितना हो गया? 15 हो गया। फिर यहाँ पे 15, 15 को 2 से इंटू कर दिए, प्लस 1 कर दिए, कितना हो गया? 31 हो गया। फिर 31 इंटू 2 कर दिए, प्लस 1 कितना हो गया? 63। तो 63 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126, प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 127। या मतलब यहाँ पे इस तरह से एन स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं, एक तरह से एन हो गया तुम्हारा लास्ट नंबर का स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ही सेड आई हैव टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने के लिए आई का हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा हैड। ठीक है, और तो यहाँ पे ही सेड कंजक्शन जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द वर्क। यानी ये ऑप्शन ही सेड दैट ही हैज टू कंप्लीट, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है, ही सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एएलयू पूछा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, डायग्राम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ध्यान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करा, फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोमेन टू वोट। यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो वोमेन को सबसे पहले वोट देने दिया था, अधिकार दिया था? तो कौन दिया था? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन दिया था? फिनलैंड, ये सॉरी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, पंक्चुएशन था उसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ कॉलन। कॉलन का यूज पूछ रहा है कि कैसे हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। तो वहाँ पे सेंटेंस था, आई बाउट कॉलन है एप्पल्स बनानास ऑरेंजेस। ठीक है, आई बाउट एप्पल्स कॉलन है बनानास ऑरेंजेस।
आई बाउट द फ्लोइंग आइटम एप्पल्स बनानास ऑरेंजेस, आई बाउट एप्पल बनानास कॉलम है ऑरेंजेस, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बीच में कॉलम लगा नहीं सकते, तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। आई बाउट द फ्लोइंग आइटम, अब यहाँ पे एप्पल बनाना ऑरेंजेस। चलिए हम लोग टेक्निकल के अब 80 क्वेश्चन जो हैं उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है द प्रीडोमिनेंट एक्सरे इंट्रैक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू, यानी मुख्य भूमिका कौन निभाता है सॉफ्ट टिश्यू में एक्सरे इंट्रैक्शन करने के लिए? कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉन्टैक्ट स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, कौन हो जाएगा? कॉन्टैक्ट स्कैटरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है गोनाड शील्ड इज लीस्ट यूज्ड इन विच, यानी सबसे कम हम लोग गोनाड शील्ड कहाँ यूज़ करते हैं? तो हम लोग सिटी एग्जामिनेशन हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, एब्डोमेन हो गया, पेल्विक हो गया। सिटी एग्जामिनेशन में हम लोग गोनाड शील्ड का यूज़ करते ही हैं, पेडियाट्रिक पेशेंट में भी गोनाड शील्ड का हम यूज़ करेंगे, एब्डोमेन में भी गोनाड शील्ड का यूज़ करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम लोग गोनाड शील्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग लीड शील्ड का यूज़ करेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर करेगा वो लीड शील्ड से आर पार नहीं होगा, ठीक है, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा बॉडी से और कैसेट से, तो इस वजह से हमारा एग्जामिनेशन होगा नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पेल्विक एग्जामिनेशन में हम लोग गोनाड शील्ड का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंक्रीजिंग केवीपी फ्रॉम 70 to 80, कीपिंग एम एस कॉन्स्टेंट, एम एस कॉन्स्टेंट है और केवीपी 70 to 80 इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, विल रिजल्ट रे इंटेंसिटी चेंजेस ऑफ, यानी अगर हम केवीपी को 70 से 80 बढ़ा दें और एम एस को कॉन्स्टेंट रखें तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा रे का वो कितना होगा? तो जो इंटेंसिटी होता है इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सपोजर का स्क्वायर, केवीपी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे केवीपी 70 to 80 हो गया है, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 80/70 का 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1.30 ऐसे समथिंग निकलेगा स्क्वायर करने पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का 1.143 जो निकला था रेशियो, और इसका स्क्वायर करने पे 1.130 निकला। इसमें जो परसेंटेज बढ़ा है वो 35%, यानी 30% लगभग बढ़ा है, 30.6। तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 35 to 40, इसके रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का है CTDI इज मेजर ऑफ CT, तो CTDI का फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स। तो यहाँ पे ऑर्गन डोज तो होगा नहीं, पेशेंट इफेक्टिव डोज होगा नहीं, इमेज नॉइस होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CT स्कैनर रेडिएशन आउटपुट, ठीक है, यानी हम एक स्लाइस में कितना रेडिएशन आउटपुट दे रहे हैं तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है द लेटीट्यूड ऑफ एन एक्सरे फिल्म रेफर्स टू इट, लेटीट्यूड ऑफ एन एक्सरे फिल्म रेफर्स, यानी एक्सरे का जो लेटीट्यूड होता है वो किसको रेफर करता है? फिल्म स्पीड को, डेंसिटी को, एक्सपोजर रेंज प्रोड्यूसिंग एक्सेप्टेबल डेंसिटी को, ग्रेन साइज को, किसको? एक्सपोजर रेंज को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का है एक्सियल रेजोल्यूशन जो है अल्ट्रासाउंड में इस प्राइमरीली डिटरमाइंड, यानी किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? बीम विड्थ करता है, फोकसिंग करता है, स्पेशल पल्स लेंथ करता है, गेन करता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PCPNDT एक्ट, ठीक है, PCPNDT एक्ट जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। PCPNDT के तहत हम लोग इंप्रूव अल्ट्रासाउंड क्वालिटी ये नहीं कर सकते, प्रमोट फिटल इमेजिंग ये नहीं कर सकते, फिटल इमेजिंग करते हैं पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हम लोग, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ, नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस जो है वो उसका यूज़ क्या है? तो उसमें कौन सा कॉन्ट्रास्ट यानी यूज़ करते हैं? एडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, एरिया कॉन्ट्रास्ट, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो होता है रेडिएशन में वो कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? तो रैंडम एक्विवेलेंस होगा, नो थ्रेशोल्ड डोज होगा, प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड डोज, है ना। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड लेवल होता है, स्टोकास्टिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेवेरिटी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, यानी डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट का सेवेरिटी पूछ रहा है, इच इंडिपेंडेंट ऑफ डोज, डिक्रीजेज विद डोज, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डोज, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कैटरेक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर इज एन एग्जांपल, यानी कैटरेक्ट फॉर्मेशन का क्यों होता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन क्यों होता है रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, उसका एग्जांपल पूछ रहा है। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट की वजह से होता है, जेनेटिक इफेक्ट का एग्जांपल है, या डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट का एग्जांपल है, या सोमैटिक इफेक्ट का एग्जांपल है। तो कैटरेक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 करा द एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट फॉर द जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक के लिए एनुअल इफेक्टिव डोज कितना होना चाहिए? 50 मिलीसीवर्ट, 20 मिलीसीवर्ट, 1 मिलीसीवर्ट, 5, तो 1 मिलीसीवर्ट एनुअल इफेक्टिव डोज होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट आर प्राइमली कंपोज्ड ऑफ, जो अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है वो किससे बना होता है, मतलब जनरली किसका बना होता है? तो क्या होता है? आयोडीन का होता है, कि गैडोलिनियम होता है, कि मैक्रो बबल फिल्ड विद गैस होता है, बेरियम होता है, तो क्या होता है? मैक्रो बबल होता है, जो अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट में मैक्रो बबल
फील्ड विथ गैस होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है पोस्टीरियर अकॉस्टिक इन्हेंसमेंट मोस्ट कॉमनली सीन बिहाइंड, यानी पोस्टीरियर अकॉस्टिक इन्हेंसमेंट जो होता है वो किसके पीछे दिखाई देता है? तो बोन के पीछे दिखाई देता है, या एयर के पीछे, या फ्लूइड फील्ड जो स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन होता है उसके पीछे, या कोई कैल्सिफिकेशन के पीछे। तो ये फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर के पीछे ही दिखाई देता है, जैसे कि हो गया जीवी हो गया, है ना, तो ये सबके पीछे दिखाई देता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मल्टीपल इको आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय, मल्टीपल इको आर्टिफैक्ट जो होता है वो किसके वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है, अटेन्यूएशन की वजह से होता है, या रिपीटेड रिफ्लेक्शन बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर की वजह से होता है, या स्कैटरिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे जब दो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर होता है तो उसके बीच में जो रिफ्लेक्शन होता है ना, तो वहाँ से ज़्यादा इकोज आता है, तो वहीं से आर्टिफैक्ट आ जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा फॉर एक्यूरेट वेलोसिटी मेजरमेंट इन डॉपलर यूएसजी, डॉपलर यूएसजी में एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए एंगल शुड भी कितना होना चाहिए? तो वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए मिनिमम जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, और मैक्सिमम जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यानी 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जितना हो गया वो सारा एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री भी है, 30 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, 90 डिग्री तो होगा नहीं। तो यानी 60 डिग्री और 60 डिग्री से जितना कम है वो सब हो जाएगा। तो अगर हम एक को चुनते हैं तो बी भी होगा, तो इसके वजह से हम लोग सी चुन रहे हैं, तो इसमें से सब हो जाएगा, ए बी भी हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज टू मेजर, डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो यूज़ करते हैं वो किसको मेजर करने के लिए करते हैं? टिश्यू थिकनेस के लिए, ऑर्गन साइज के लिए, ब्लड फ्लो वेलोसिटी के लिए, या अकॉस्टिक इंपिडेंस के लिए? तो हम लोग किसके लिए करते हैं? ब्लड फ्लो वेलोसिटी को करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है पावर डॉपलर इज मोस्ट सेंसिटिव टू, पावर डॉपलर जो होता है वो किससे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? हाई वेलोसिटी फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, लो वेलोसिटी ब्लड फ्लो के लिए, स्लैट फ्लो के लिए? पावर डॉपलर जो होता है वो लो वेलोसिटी ब्लड फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर डॉपलर जो होता है तो वो सेंसिटिव होता है मोशन के, सेंसिटिव होता है मोशन के, जो स्लो ब्लड फ्लो जो होता है, स्लो ब्लड फ्लो के लिए सेंसिटिव होता है, तो यानी लो वेलोसिटी ब्लड फ्लो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है विच डॉपलर टेक्निक इज प्राइमरी यूज्ड फॉर डायरेक्शन असेसमेंट, यानी कौन सा ऐसा डॉपलर टेक्निक यूज करते हैं असेसमेंट, डायरेक्शन असेसमेंट करने के लिए? पावर डॉपलर के एम मोड, कलर डॉपलर बी मोड? तो पावर डॉपलर नहीं, कलर डॉपलर हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शन असेसमेंट के लिए। जैसे हम लोग कलर डॉपलर में ग्रीन, सॉरी ब्लू और रेड जो करते हैं, तो वही डायरेक्शन असेसमेंट बताता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एलाइजिंग अकर्स व्हेन डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी एक्सीड, एलाइजिंग आर्टिफैक्ट आता है जब डॉपलर शिफ्ट एक्सीड करता है, क्या करता है? डॉपलर ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, या डॉपलर एंगल इंक्रीज करता है, या एनक्विस्ट लिमिट इंक्रीज करता है, या गेन सीटिंग इंक्रीज करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनक्विस्ट लिमिट जब इंक्रीज करता है तो एलाइजिंग आर्टिफैक्ट अकर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का है लेटरल रिजोल्यूशन प्राइमरी डिपेंड्स ऑन, लेटरल रिजोल्यूशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पल्स लेंथ पे डिपेंड करता है, या फ्रीक्वेंसी वाली पे, या डैम्पिंग पे, बीम विथ, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बीम विथ पे लेटरल रेजुलेशन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रासाउंड, यानी फ्रीक्वेंसी, अगर अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? पेनिट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज रेजुलेशन एंड डिक्रीज पेनिट्रेशन, यानी रेजुलेशन इंक्रीज करेगा, पेनिट्रेशन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज रेजुलेशन, रेजुलेशन को डिक्रीज करेगा, या नॉट इफेक्ट इमेज क्वालिटी? तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज रेजुलेशन करेगा और डिक्रीज पेनिट्रेशन पावर का, मतलब रेजुलेशन इंक्रीज करेगा और पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि अ फिल्म विथ हाई गामा विल हैव, ठीक है, एक फिल्म हाई गामा है तो उसको क्या होगा? ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट होगा, लो कॉन्ट्रास्ट होगा, लो डेंसिटी होगा, वाइड लेटीट्यूड। तो फिल्म में अगर हाई गामा है तो गामा जो मेजर किया जाता है वो करेक्टरिस्टिक जो होता है, कर्व जो होता है उसका स्लोप को डिपेंड करता है, यानी एच एन डी कर्व है, ठीक है, फिल्म का जो फिल्म कॉन्ट्रास्ट को डिपेंड करता है। तो हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म जो होता है, ठीक है, वो हाई कॉन्ट्रास्ट करेक्टरिस्टिक जो स्लोप होता है उस पर डिपेंड करता है गामा। अगर हाई स्लोप होगा, हाई गामा होगा तो हाई कॉन्ट्रास्ट होगा, अगर लो गामा होगा तो लो कॉन्ट्रास्ट होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर का है डेक्सा इज प्राइमरी यूज टू मेजर, डेक्सा स्कैन जो होता है वो किस लिए मेजर किया जाता है? किसके? मसल्स मास के लिए, फैट बनने के लिए, या बॉन मिनरल डेंसिटी के लिए, या बॉन लेंथ के लिए, किसके लिए किया जाता है? तो बॉन मिनरल डेंसिटी जो होता है बीएमडी स्कैन, उसके लिए डेक्सा जो मशीन होता है उसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है विच स्ट्रक्चर टाइपिकली शोज पोस्टीरियर एक्वेस्टिक इनहेंसमेंट, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में देखा कि पोस्टीरियर एक्वेस्टिक इनहेंसमेंट किसके पीछे दिखता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पोस्टीरियर एक्वेस्टिक इनहेंसमेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइपिकली किस में होता है? तो गोल्ड स्टोन में होता है, या बोन में होता है, या सिंपल सिस्ट में होता है, लंग में, तो किस में होता है? सिंपल सिस्ट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है पोस्टीरियर एक्वेस्टिक शेडोइंग इन मोस्ट कॉमनली सीन बिहाइंड, पोस्टीरियर एक्वेस्टिक शेडोइंग जो दिखता है हम लोगों को वो किसके पीछे दिखता है?
फ्लूइड के पीछे दिखता है, सॉफ्ट टिश्यू के पीछे दिखता है, बोन एंड कैल्सिफिकेशन के पीछे दिखता है, मसल के पीछे किसके पीछे दिखता है, बोन एंड कैल्सिफिकेशन के पीछे दिखता है। सार इन एमआरआई स्टैंड फॉर, सार जो होता है वो एमआरआई में वो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिग्नल एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, सिस्टम एब्जॉर्प्शन रेट है कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है, स्पेशल एब्जॉर्प्शन रेट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। क्वेश्चन में 28 का है फ्लिप एंगल इन एमआरआई मेनली डिपेंड्स ऑन, एमआरआई में जो फ्लिप एंगल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है या टी आर पे डिपेंड करता है या आर पल्स एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है या स्लाइस थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, टी तो हो गया टाइम ऑफ इको यानी कितना टाइम लग रहा है एक इको को जाने में, रिपीटेशन टाइम यानी एक जो इको होता है यानी सिग्नल जो होता है वो कितने बार रिपीट करता है उसके ड्यूरेशन को बता रहा है रिपीटेशन टाइम। ठीक है, तो इसमें तो होगा नहीं। तो आर पल्स एम्पलीट्यूड जो होता है यानी जो हाइट और विथ मतलब हाइट जो बताता है, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन यानी कितना वो लेंथ लिया तो आर पल्स का, तो उसके लिए जो फ्लिप एंगल है ना जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का द मेन फंक्शन ऑफ एमआरआई ग्रेडियंट इज, यानी एमआरआई में जो ग्रेडियंट कॉइल होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, जनरेट आर पल्स है या इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ है, प्रोवाइड स्पेशल लोकलाइजेशन है या रिड्यूस सार है। ठीक है, तो उसका मेन काम होता है स्पेशल रेजुलेशन प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शॉर्ट टी आर एंड शॉर्ट टी इन एम आर आई प्रोड्यूस विच इमेज वेटिंग, यानी कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो टी आर और टी शॉर्ट है जिसका। ठीक है, तो T2 वेटेड इमेजेस का तो नहीं है प्रोटॉन डेंसिटी, तो T1 वेटेड इमेजेस का T और T क्या है, शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का है एमआरआई जोन रेफर्स टू द, एमआरआई जोन जो होता है वो एमआरआई जोन यानी फोर्थ एमआरआई जोन जो होता है वो किसको रेफर करता है। आप लोग साइड इमेज में देख सकते हैं जोन 1 जो होता है वो लोबी होता है। ठीक है, जहाँ पे रिसेप्शन एरिया और ये सब होता है। ठीक है, और सेकेंड जोन में होता है पेशेंट वेटिंग एरिया जहाँ पे पेशेंट वेट करता है। ठीक है, ड्रेस चेंज करने के बाद पेशेंट वेट करता है। ठीक है, थर्ड जोन में होता है कंट्रोल रूम जहाँ से मशीन को कंट्रोल किया जाता है, सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। और फोर्थ जोन में होता है मैग्नेट रूम। ठीक है, जहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता है, स्पेसिफिक पर्सन ही वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मैग्नेट होता है वो जोन 4 में आता है। तो इसमें हो जाएगा मैग्नेट रूम, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक वेटिंग एरिया तो ऑप्शन 1 में आ जाता है पेशेंट प्रिपरेशन एरिया, ऑप्शन 2 में आ जाता है कंट्रोल कंसोल एरिया, ऑप्शन 3 में आ जाता है विच एमआरआई सीक्वेंस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग, यानी कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो वो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे T1 स्पिन इको हो गया या फैट सेट T1 हो गया या स्टीर हो गया GRE हो गया। स्टीर सीक्वेंस जो है वो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट के बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों है, क्योंकि अगर स्टीर सीक्वेंस अगर हम लोग लेंगे कॉन्ट्रास्ट देने के बाद तो वो जो होगा सिग्नल जो है ब्लैक सिग्नल देने लगेगा, मतलब डार्क सिग्नल देने लगेगा, जिससे क्या होगा हमारा पैथोलॉजी दिखेगा ही नहीं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इन एमआरआई occurs due to difference in, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इन एमआरआई occurs due to difference in, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो आता है एमआरआई में वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, प्रोटॉन डेंसिटी है ना, T2 रिलैक्सेशन या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर। ठीक है, या ग्रेडियंट, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है फैट एंड वाटर का उसकी वजह से केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इंक्रीजिंग रिसीवर बैंडविड्थ विल केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, अगर रिसीवर बैंडविड्थ जो होता है अगर उसको इंक्रीज कर दें तो वो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को इंक्रीज करेगा। तो वो पूछ रहा है इंक्रीज करेगा या नोट चेंज करेगा, या कोई चेंजेस नहीं होगा, या डिक्रीज कर देगा, रिवर्स डायरेक्शन कर देगा। तो अगर कभी भी केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आ रहा हो इमेज में तो उससे रिसीवर बैंडविड्थ जो होता है उसको आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो होगा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट वो डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है विच पैरामीटर इंप्रूव्स प्लेन रेजुलेशन इन मोस्ट, मतलब कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो प्लेन रेजुलेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, TR को बढ़ाने से, TR जो होता है वो प्लेन रेजोल्यूशन को बढ़ा देगा, या टी या मैट्रिक साइज या नेक्स्ट। तो मैट्रिक साइज और FOB इंप्रूव कर देता है प्लेन रेजोल्यूशन। ठीक है, प्लेन रेजोल्यूशन वो इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। HU वैल्यू मेनली डिपेंड्स ऑन द टिश्यू, HU यानी हॉस्फील्ड यूनिट जो होता है सिटी में वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंड ऑन कौन से टिश्यू पे डिपेंडेंट करता है, थिकनेस पे, टिश्यू के थिकनेस पे डिपेंड करता है, या टिश्यू के साइज पे डिपेंड करता है, या लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट यानी उसके इस पर डिपेंड, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, या शेप पे डिपेंड करता है। तो HU वैल्यू लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है द टिपिकल हाउसफील्ड यूनिट वैल्यू ऑफ अ फैट ऑन CT, यानी फैट का हाउसफील्ड यूनिट पूछ रहा है सिटी में। +40 से +60, 0 -82 -120 +100 to 300। फैट का जो होता है वो हाउसफील्ड यूनिट होता है, यानी HU वैल्यू होता है -100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेंज दिया हुआ है -82 -120, तो इसके रेंज में आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर पीच लेस देन ग्रेटर देन 1। ठीक है,
यानी कौन सा ऐसा कथन सही है जो अगर पिच जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, हायर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, हायर डोज, लोअर डोज, फास्टर स्कैन, स्लाइस ओवरलैप। पिच वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 सीटी स्कैन में यूज़ होता है, हेलिकल स्पाइरल सीटी में, जिससे क्या होता है स्कैन फास्ट स्कैनिंग हो जाता है, जिससे क्या होगा रिजल्टेंट में नहीं होगा, हायर डोज नहीं होगा, लो डोज हो जाएगा। यानी फास्ट स्कैन कर देंगे तो पेशेंट को लो डोज मिलेगा और स्कैन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लाइस ओवरलैप प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का है विच पैरामीटर चेंजेस रिड्यूस एलाइजिंग इन एमआरआई, यानी कौन सा ऐसा पैरामीटर चेंज करने से एलाइजिंग आर्टिफैक्ट को कम कर देंगे। एफओबी को डिक्रीज करने से, डिक्रीज फेज स्टेप्स को, इंक्रीज एफओबी और फेज इनकोडिंग स्टेप्स को, या इंक्रीजिंग टी। तो इंक्रीजिंग एफओबी करेंगे तो एलाइजिंग जो आर्टिफैक्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है एलाइजिंग इन डॉपलर अल्ट्रासाउंड अकर्स व्हेन, मतलब एलाइजिंग आर्टिफैक्ट जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड में होता है वो कब होता है, गेन इन हाई एंगल इज 90 डिग्री एंक्विस्ट लिमिट एक्सीड, एंक्विस्ट लिमिट जो होता है वो एक्सीड कर जाता है, तभी एलाइजिंग डॉपलर आर्टिफैक्ट कैसे होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है एलाइजिंग आर्टिफैक्ट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, यानी एलाइजिंग आर्टिफैक्ट जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है किसका, ओवर सैम्पलिंग का या नॉइस का, अंडर सैम्पलिंग का, बीम हार्डनिंग का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंडर सैम्पलिंग का एलाइजिंग आर्टिफैक्ट डायरेक्ट रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा द प्रीडोमिनेंट एक्सरे इंट्रैक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू एट डायग्नोस्टिक एनर्जीज, दो द प्रीडोमिनेंट एक्सरे जो इंट्रैक्शन करता है सॉफ्ट टिश्यू से डायग्नोस्टिक एनर्जी में वो कौन सा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग या कोहेरेंट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉम्पटन स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 42 का है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट इन जीआई परफोरेशन इज, यानी कौन सा ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन में मोस्टली यूज़ होता है। बेरियम ये यूज़ कर नहीं सकते हैं, रेडियम भी यूज़ नहीं दे रहे हैं मिल, किंतु गैस्ट्रोग्राफिन जो होता है वो परफोरेशन में स्पेशली यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द वॉल्स ऑफ एन एक्सरे डार्क रूम आर यूजुअली मेड ऑफ, डार्क रूम का जो वॉल होता है वो स्पेशली यानी किससे बना होता है यूजुअली, वुड से, लकड़ी से, ग्लास से, कंक्रीट से या लीड से। तो वुड से नॉर्मली नहीं बनना चाहिए क्योंकि एक्सरे पास कर जाएगा और वहाँ पे फिल्म होता है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। ग्लास से नहीं बना सकते, कंक्रीट से बनता है, पर ओनली कंक्रीट लिखा हुआ है, इसलिए लीड लाइन वॉल्स, यानी लीड तो होना ही चाहिए क्योंकि एक्सरे को रोकेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रेडियोग्राफर इज टू इंश्योर, है ना, रेडियोग्राफर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है वो पूछ रहा है, इमेज क्वालिटी के लिए, फास्ट एग्जामिनेशन के लिए, पेशेंट सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेडियोग्राफर का पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद इसमें तुम दे सकते हो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, फास्ट एग्जामिनेशन के लिए, इमेज क्वालिटी के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेडियोग्राफर पर। फर्स्ट इसका प्रायोरिटी होता है पेशेंट सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 46 का विच प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ रेडियोग्राफर, यानी कौन सा प्रिंसिपल जो होता है वो ड्यूटी रेडियोग्राफर को रिफ्लेक्ट करता है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ, रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, रिपोर्टिंग फाइंडिंग, सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा बस चेंजेस है। रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट को रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है रेडियोग्राफर का। क्वेश्चन नंबर 47 का द रेडियोग्राफर्स इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, रेडियोग्राफर का इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे मैक्सिमाइजिंग रेडिएशन डोज, इग्नोरिंग पेशेंट कंसर्न, मिनिमाइजिंग अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर, स्पीड और सेफ्टी, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग रेडिएशन डोज ये तो हम लोग कर नहीं सकते ज़्यादातर, है ना, इथिकल मतलब एक तरह से हम लोग रेडिएशन डोज इंक्रीज करेंगे तो पेशेंट डोज इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। इग्नोर पेशेंट कंसर्न, इसको हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मिनिमाइजिंग अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर, हम लोग रेडिएशन एक्सपोजर को जितना कम हो सकता है अननेसेसरी एक्सपोजर उतना कम करने की कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का है विच एक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट पेशेंट सेफ्टी, यानी कौन सा एक्शन जो है तो पेशेंट सेफ्टी को डिटरमाइन करता है। हाई एमएस, ठीक है, अगर हाई एमएस हम लोग करेंगे यानी मिली एम्पियर सेकंड अगर हम बढ़ा देंगे तो पेशेंट प्रोटोन एक्सरे प्रोटोन बढ़ेगा, एक्सरे प्रोटोन का पेशेंट डोज बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिपीटिंग एक्सपोजर फॉर क्लैरिटी, ये हम कर ही नहीं सकते, यानी जितना बार हम लोग रिपीट करेंगे पेशेंट डोज इंक्रीज कर जाएगा। प्रॉपर सील्डिंग एंड करेक्ट पोजिशनिंग, अगर हम लोग प्रॉपर सील्डिंग देंगे पेशेंट को, प्रॉपर पोजिशनिंग करेंगे तो ये पेशेंट सेफ्टी को ये करता है। इग्नोरिंग पेशेंट हिस्ट्री, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 का अलारा प्रिंसिपल, यानी इज मेनली रिलेटेड अलारा प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है। अलारा प्रिंसिपल एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी कितना कम समय में हम लोग इमेज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इमेज कॉन्ट्रास्ट ये नहीं होगा, डार्क रूम टेक्निक ये नहीं होगा, पेशेंट एंड स्टाफ सेफ्टी आ जाएगा, एक्सपोजर टाइम वाली, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, तो पेशेंट एंड स्टाफ टेक्निक सेफ्टी में आ जाएगा, यानी पेशेंट भी सेफ है इसमें, स्टाफ भी सेफ है। एज लो एज, जितना जल्दी हम लोग इमेज अचीव कर लेंगे उतना कम रेडिएशन डोज पेशेंट को भी लगेगा और स्टाफ भी को भी लगेगा, तो दोनों ही सेफली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ
एनाफिलेक्टोइड रिएक्शन। तो ऑप्शन है ब्रेकिकार्डिया ओनली, ब्रेकिकार्डिया तो होगा नहीं, तो स्लो हार्ट रेट को बताता है, स्लो हार्ट रेट को बताता है। स्किन नेक्रोसिस होगा, ब्रोंकोस्पेसम में हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन में लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्रोंकोस्पेसम में एयरवे कंस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी रिएक्शन इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी रिएक्शन इज क्या हो जाएगा? इमरजेंसी रिएक्शन में कौन सा ड्रग यूज करें? एट्रोफिन, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रिन या स्टेरॉइड? एट्रोफिन जो है ये स्पेशली यूज़ किया जाता है स्लो हार्ट रेट के लिए, स्लो हार्ट रेट के लिए हम लोग एट्रोफिन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामिन या मिल्ड स्किन एलर्जीज होता है जैसे इचिंग विचिंग, तो उसमें एंटीहिस्टामिन। एपिनेफ्रिन या इमरजेंसी रिएक्शन में यूज़ करता है एक तरह से सीवियर रिएक्शन में, ठीक है। स्टेरॉइड ये तो स्टेरॉइड का यूज़ जल्दी मतलब कि एक्यूट रिएक्शन में इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको आवर्स और वीक्स मतलब डिले रिएक्शन में इसको यूज़ करते हैं स्टेरॉइड का यूज़, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 करें, द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैलेनियम कॉन्ट्रास्ट इन रीनल फेलियर, यानी गैलेनियम कॉन्ट्रास्ट का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है रीनल फेलियर में? तो CIN, एनाफिलेक्सिस, नेफ्रोजेनिक सिस्टेमेटिक फाइब्रोसिस या थायराइड डिसफंक्शन। ये क्वेश्चन MCRE 3 में भी पूछा गया था आई थिंक, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 करा, इन पेशेंट विद रेनल फेलियर एटेन्यूएटेड कॉन्ट्रास्ट कैन कॉज, एक पेशेंट में अगर रेनल फेलियर रहता है एटेन्यूएटेड कॉन्ट्रास्ट कैन कॉज, एटेन्यूएटेड कॉन्ट्रास्ट की वजह से क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, वाली हाइपरटॉक्सिसिटी हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो जाएगा या में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट रेनल फेलियर है तो एटेन्यूएटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ नहीं करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, और वो भी पेशेंट जब डायलिसिस पे हो। क्वेश्चन नंबर 54, एलोरा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर, एलोरा रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी होता है? ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, या ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, या एक्सरे जहाँ जहाँ इंस्टॉलेशन है, जैसे एक्सरे में एक्सरे मशीन नहीं बात कर रहा है, एक्सरे CT जहाँ भी इंस्टॉलेशन है वहाँ एलोरा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। टीचिंग इंस्टीट्यूट्स वाली, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्ट्रासाउंड जेल इज यूज टू, यानी अल्ट्रासाउंड जेल जो है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी यूज़ करने के क्यों यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड जेल को? ट्रांसड्यूसर को कूल करने के लिए, या स्किन डिसइंफेक्ट करने के लिए, या एलिमिनेट एयर करने के लिए, इंक्रीज अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। तो क्या करते हैं? तो एलिमिनेट एयर को करने के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड जेल का यूज़ करते हैं। विच पैरामीटर फॉलोज द स्क्वायर रूट लॉज, हाँ, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो स्क्वायर रूट लॉ को फॉलो करता है? ठीक है, इमेज कॉन्ट्रास्ट हो गया, पेशेंट डोज हो गया, इमेज नॉइज हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। तो इमेज नॉइज जो हो गया वो क्या करता है? स्क्वायर रूट लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। इमेज स्क्वायर रूट जो होता है वो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा होगा, उसके अच्छे होने की वजह से नॉइज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सरे फोटोन कम होगा तो वहीं पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉइज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इमेज नॉइज पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सरे सोर्स इज डबल्ड, ठीक है, द बीम इंटेंसिटी बिकम्स, यानी एक्सरे सोर्स जो है उसका डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो बीम इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा? तो यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। वन जो इंटेंसिटी होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस को क्या करें? डिस्टेंस को हम लोग डबल कर रहे हैं, तो 2D का स्क्वायर हो गया, यानी हो जाएगा 1/4D का 4D स्क्वायर, यानी 1/4 क्या हो गया? इंक्रीज कर दिया, तो 1/4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, स्पेशियल रेजुलेशन इन डिजिटल इमेजिंग इज बेस्ट इंप्रूव्ड बाय, जो स्पेशियल रेजुलेशन होता है डिजिटल इमेजिंग में वो बेस्ट इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? ठीक है, पिक्सल साइज को इंक्रीज करके, मैट्रिक्स साइज को डिक्रीज करके, या पिक्सल साइज को डिक्रीज करके, या एमएएस को इंक्रीज करके। जो पिक्सल साइज को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो स्पेशियल रेजुलेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, बेस्ट रेडियोग्राफिक व्यू टू डेमोन्स्ट्रेट पैरेलल फ्यूजन, यानी कौन सा ऐसा व्यू है जो पैरेलल फ्यूजन के लिए बेस्ट है? सुपाइन चेस्ट व्यू तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, एपी चेस्ट तो करेंगे नहीं, ऑब्लिक चेस्ट तो करेंगे नहीं, तो इरेक्ट चेस्ट एक्सरे में, वो भी पीए में, इरेक्ट चेस्ट पीए व्यू में हम लोगों को पैरेलल फ्यूजन दिख जाता है बेहतरीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वोल्टेज रिपल इन अ 3 फेज 6 पल्स जनरेटर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी वोल्टेज रिपल जो होता है 3 फेज वाला 6 पल्स जनरेटर का अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए?
तो ऑप्शन 100% 50, 100% तो होगा नहीं क्योंकि सिंगल फेज जनरेटर में यूज़ होता है, ठीक है। और 15%, 25%, 13 to 14% थ्री फेज जनरेटर में यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हील इफेक्ट इन एक्सरे ट्यूब कॉजेज बीम इंटेंसिटी टू बी, नहीं, हील इफेक्ट इन एक्सरे ट्यूब की वजह से बीम इंटेंसिटी टू भी क्या होता है, यूनिफॉर्म अक्रॉस फील्ड हो जाता है, हायर एड एनोड साइड हो जाता है, हायर एड कैथोड साइड, सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या होता है, हील इफेक्ट इन एक्सरे ट्यूब की वजह से हायर एड कैथोड साइड हो जाता है, इंटेंसिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट इज स्मॉलर देन एक्चुअल फोकल बिकॉज ऑफ इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट जो होता है वो स्मॉलर होता है एक्चुअल फोकल स्पोर्ट के। क्यों होता है, हील इफेक्ट की वजह से, फिल्ट्रेशन की वजह से, लाइन फोकस प्रिंसिपल की वजह से या स्पेस चार्ज की वजह से। लाइन फोकस प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट जो होता है एक्चुअल फोकल स्पोर्ट के कम होता है, मतलब छोटा होता है। चलिए अब हम लोग 63 क्वेश्चन कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एस आई डी विल कॉज पेनुम्रा टू, मतलब एस आई डी अगर इंक्रीज करेंगे तो पेनुम्रा पेनुम्रा इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा, बिकम जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग एस आई डी को इंक्रीज करेंगे तो पेनुम्रा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का है, T1 रिलैक्सेशन रिप्रेजेंट रिकवरी ऑफ, T1 रिलैक्सेशन जो है वो किस रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को, सिग्नल डीके को, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को, फेस कॉन्फिडेंस को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। T1 रिलैक्सेशन जो रिप्रेजेंट करता है रिकवरी को, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है। विच टिश्यू हैज शॉर्टेस्ट T1, यानी कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसका T1 जो है शॉर्टेस्ट होता है, CSF का या वाटर का, फैट का, एडिमा का। तो फैट जो टिश्यू होता है उसका जो T1 होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 66 का इमेज नॉइज इन सी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सी टी इमेज नॉइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, स्क्वायर रूट ऑफ MS, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। KBP तो किलो वोल्टेज भी हो गया, बिजनेस लाइज थिकनेस हो गया। इफेक्ट टू लेंस ऑफ ए आई बाय रेडिएशन इज, यानी जो आई के लेंस को इफेक्ट करता है रेडिएशन से, कौन सा इफेक्ट है, स्टोकास्टिक इफेक्ट है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, ऑस्मोलिटी ऑफ आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी ऑस्मोलिटी ऑफ आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसका ऑस्मोलिटी कितना होता है, मतलब एक्सोमेट्रिक कैसा होता है, सेम एज टिश्यू होता है, सेम एज प्लाज्मा होता है, ट्वाइस टिश्यू होता है, आई डोंट रिमेंबर, ऑप्शन जो है चौथा रिमेंबर नहीं है, वो याद नहीं है। तो सेम एज प्लाज्मा होता है ऑस्मोलिटी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। DWI इज रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन अपियर्स, ठीक है। DWI जो है रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन अपियर्स होता है, हाइपर इंटेंस विथ ADC, हाइपो इंटेंस, बोथ हाइपर इंटेंस ऑन DWI एंड हाइपो इंटेंस ऑन ADC। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रेन में कहीं पे वाटर, मतलब एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर इंटेंस हो जाएगा DWI में और हाइपो इंटेंस हो जाएगा ADC में। विच आर्टिफैक्ट रिड्यूस ड्यू टू इंटरपोलेशन एल्गोरिथम, यानी कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट है जो इंटरपोलेशन एल्गोरिथम के वजह से कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी मेटल आर्टिफैक्ट हो गया, मोशन आर्टिफैक्ट, रिंग आर्टिफैक्ट, रॉड आर्टिफैक्ट। तो मेटल आर्टिफैक्ट जो होता है वो इंटरपोलेशन एल्गोरिथम की वजह से रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का हाई फ्रीक्वेंसी USG इज, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी USG जो यूज होता है वो ग्रेटर पेनिट्रेशन या बेटर रेजोल्यूशन या लेस डिटेल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है। बेटर रेजोल्यूशन और लेस पेनिट्रेशन बाउंड होता है हाई फ्रीक्वेंसी में। तो मोस्ट कॉमन सिटी रिकंस्ट्रक्शन मेथड यूज इन मॉडर्न सिटी, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिटी रिकंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो मॉडर्न मतलब टाइम में सिटी रिकंस्ट्रक्शन जो यूज़ किया जाता है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, बैक प्रोजेक्शन या फिल्टर बैक प्रोजेक्शन या क्वांटम इटरेटिव मेथड। तो फिल्टर बैक प्रोजेक्शन जो है वो अभी मॉडर्न में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे कर्नल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इन सिटी एनजीओ विच कॉन्ट्रास्ट इज यूज, सिटी एनजीओ में कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, एनी कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, गौरल की बेरियम की नॉन एनी कॉन्ट्रास्ट, तो नॉन एनी कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं हम लोग सिटी एनजीओ में। 74 क्वेश्चन सिटी एनजीओ से ही रिलेटेड था, मतलब अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। DCT इज यूज फॉर, DCT स्पेशली मटेरियल डिफ्रेंशिएट के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना, फास्ट स्कैन लोन में डिफ्रेंशिएट मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 76 में DCT से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बेरियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, बेरियम जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जड़ में, कॉन्स्टिपेशन में, GI परफोरेशन में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, परफोरेशन में बेरियम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। रीनल फंक्शन इज बेस्ड इन, रीनल फंक्शन जो होता है बेस्ट दिखाई देता है किसमें, LFT में, सीरम किडनी जो होता है हम लोग चेक करवाते हैं जब हम लोग कोई भी किडनी से रिलेटेड कोई भी जांच करवाना रहता है, तो हम लोग सीरम क्रिएटिनिन स्पेशली ज़्यादा मतलब चेक करते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 79 प्रॉपर्टी ऑफ नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्या होगा, चीप है, लो टिश्यू रिएक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, लो टिश्यू रिएक्शन हो जाएगा नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।